नीचे गरीब बहन का मायका, ऊपर अमीर बहन का ससुराल। मैं तो धन्यवाद करती हूँ भोलेनाथ का कि मेरी दोनों बेटियां अब अपने अपने घर जाने वाली हैं। मेरे दोनों ही दामाद बहुत अच्छे हैं। हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। थैंक यू मम्मी पापा, मैं जैसा चाहती थी आपने बिल्कुल वैसा ही लड़का मेरे लिए ढूंढा है, एकदम अमीर। अब मैं और गरीबी में नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है और अमीर है, लेकिन मुझे रागिनी के लिए बुरा लग रहा है। उसको गरीब पति और ससुराल जो मिला है, उसके घर में तो सास भी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, मुझे मुनेश जी बहुत अच्छे लगे। वो इकलौते हैं, मुझे ज्यादा घर में काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपके घर में तो नंद भी है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। कमाल की बात यह है कि हमें दोनों बेटियों को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन हम शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जो बन पड़ेगा करेंगे। बस सर्दी बर्दाश्त कर लें हम सब, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार। पिताजी, मैं थोड़ा आग जला लेती हूँ। रागिनी आग जला देती है, जिसके बाद सब हाथ तापते हैं। जानकी और महेश ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक अमीर और गरीब घर में हितेश और मुनेश से तय कर दी थी। थोड़े बहुत पैसों से दोनों ने अपनी बेटियों की ठीक ठाक मंडप लगाकर शादी कर दी, जिसके बाद पारुल अपने पति हितेश के साथ ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। वहीं रागिनी गरीब पति मुनेश के साथ उसके छोटे से गरीब झोपड़ी में अपना आशियाना बना कर रह रही थी। ऐसे ही एक दिन वो सुबह चूल्हे पर आग जलाकर खाना बना रही थी। ओहो, फूंक मारते मारते आंखों में धुआं चुभ रहा है, पर इनका खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से ये रोटी भी देखूं। तभी मुनेश आकर रोटी पलट देता है और उसके हाथ से फूकनी लेकर खुद फूंक मारता है। लो रागिनी, अब तुम्हारी आंखों में धुआं नहीं जाएगा। मैंने दूसरी तरफ फूंक दिया है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ठीक हूँ। अब यहाँ तुम अकेली हो तो मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी ना। मैं इतना गरीब हूँ, मेरी वजह से तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है, वरना तुम्हारे घर में ऐसा थोड़े था। कोई बात नहीं जी, अब आपका सुख दुख ही मेरा सुख दुख है। जैसे आप रहेंगे बिल्कुल वैसे ही मैं रहूंगी। मुझे आपसे किसी भी चीज की शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जीवन साथी बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर खाना खाकर मुनेश काम पर चला जाता है। वहीं पारुल अपने अमीर ससुराल में ठाट बाट की जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक सुबह पारुल कांपते हुए खाना बना रही थी कि सास गायत्री आ जाती है। अरे क्या बात है, तुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा कर पारुल, तू खाना मत बना, मैंने नौकर को बुला लिया है। इतनी ठंड में तू थोड़ी काम करेगी। शुक्रिया माँ जी, आपको पहले ही बुला लेना चाहिए था। कोई नौकर देखिए ना, मेरी उंगली सूज गई है, मुझे हीटर दे दीजिए। ठीक है। अरे ओ पाखी, पाखी, अरे अपनी भाभी के कमरे में हीटर रख दे अपने रूम का, और तू मेरे कमरे में आकर हीटर यूज कर लेना। ठीक है माँ। फिर गायत्री के कहने पर नौकर भोलाराम आकर खाना बनाता है और तीनों हीटर चलाकर अपने अपने कमरे में हीटर पर हाथ तापती हैं। अरे वाह, अमीर ससुराल में रहने के गजब ही तरीके हैं। कितना मजा आ रहा है। मेरे मायके में तो हीटर था ही नहीं कभी। एक तरफ पारुल अपने ससुराल वालों के साथ ठंड में बड़े मजे से दिन बिता रही थी, दूसरी तरफ गरीब रागिनी और मुनेश अपनी झोपड़ी में ठंड से ठिठुर कर रह रहे थे। मुनेश एक मजदूर था। अब उसकी फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा था, इसलिए मालिक उसे काम से बेदखल कर देता है। धीरे धीरे खाने पीने की परेशानी आने लग गई और इस बीच वह जिस किराए की झोपड़ी में रह रहा था, उसका किराया ना देने की वजह से मकान मालिक भी उन्हें बेघर कर देता है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी ठंड में भटक कर रागिनी के मायके आ जाते हैं। पर दोनों देखते हैं गरीब जानकी और महेश हाथ में चटाई और थोड़ा सामान लिए घर से बाहर थे और उनके मकान में कोई ताला लगा रहा था। माँ जी, पापा जी, नमस्कार। हम तो मजबूरी में आपके पास आ रहे थे, पर आप दोनों घर का सामान लिए कहाँ भटकने जा रहे हैं? हाँ मम्मी पापा, बताइए ना, क्या बात है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। इस बीच मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। पैसे थे नहीं तो घर को बेच दिया। बस खाली करके कहीं जा रहे थे, पर कहाँ जाए ये समझ नहीं आ रहा। और तुम दोनों भी ऐसे सामान लेकर कहाँ भटक रहे हो ठंड में? क्षमा कीजिए पापा जी,
पर मेरा काम छूट गया, इसीलिए मैं भी घर से बाहर हो गया। सोचा था आपके पास रहकर आपका ख्याल रखूंगा, पर अब हम सब मिलकर एक ही छत के नीचे रहेंगे। पर कहाँ ये पता नहीं, ठंड में सड़कों पर रहना बहुत कठिन है और वैसे भी बहुत ठंड है। आइडिया, मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अब पारुल दीदी ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैं उन्हें फोन करती हूँ। रागिनी अपनी बहन को फोन करती है और वह उन्हें अपने घर आने को कहती है, जिसके बाद मायके वाले उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नमस्ते आप लोगों को, अमीर घर में गरीब समधियों का स्वागत है। अरे तुम और तुम्हारा पति भी यहाँ कैसे? मुझे लगता है माँ, पारुल भाभी के मम्मी पापा के साथ जो मोए मोए हुआ है वही मोए मोए इन लोगों के साथ भी हो गया। हाँ माँ जी, दीदी, पर अब रहेंगे कैसे ये लोग? करना क्या है, गरीब ससुराल नीचे रहेगा और हम सब लोग ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे। हम सबको शरण देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन आपको चूल्हा वगैरह खुद बनाना पड़ेगा, यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है। जी अंकल, आप निश्चिंत रहिए। बस ठंड हो रही थी तो आप रजाई वगैरह दे देते, वो हमारे पास है नहीं। पहले अंदर आ जाओ फिर देखते हैं। बड़ी बेइज्जती के साथ अमीर ससुराल वाले गरीब मायके वालों का स्वागत करते हैं और उन्हें बेकार सी अंधेरे वाली जगह दे देते हैं, जहाँ की ठंड में उन लोगों को सफाई करनी पड़ती है। फिर कई घंटों के बाद जमीन सूखने के बाद वो लोग जमीन पर बिस्तर बिछाकर बैठ जाते हैं। तभी पारुल कहती है, ये लीजिए मम्मी पापा, हमारे घर में कोई रजाई नहीं है, सिर्फ ये फटे हुए कंबल रखे हैं जो कि कोई नौकर यूज करता था। और रागिनी, मुनेश जी आपके लिए कंबल का जुगाड़ नहीं कर पाई, एक चादर मिली है, इसे ही ओढ़ लीजिए। वो क्या है ना, मैं ज्यादा माँ जी से बोल नहीं सकती, उन्होंने रहने के लिए आपको ऑलरेडी जगह दे दी है। जी जी, कोई बात नहीं, हम इसी में ही किसी तरह रह लेंगे। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मैं दाल चावल खरीद के ले आता हूँ। रागिनी, तुम चूल्हा बना दो। जी। फिर मुनेश ठंड में दाल चावल खरीद के ले आता है और रागिनी चूल्हा बनाकर उस पर खाना बना देती है, जिसे गरीब मायके वाले बैठकर खा लेते हैं। पर सोते समय ठंड में बहुत ठिठुरते हैं। बहुत ठंड लग रही है इस पतली सी चादर में। आहा बेटा, तुझे ठंड लग रही है तो हमसे ये कंबल ले ले। हाँ बेटा, मैं अपनी शॉल ओढ़ लूंगा। नहीं नहीं मम्मी पापा, परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। ऐसे ही ठंड में गरीब मायके वाले नीचे रहकर गुजारा करते हैं और ऊपर ठाट बाट से हीटर रजाई के अंदर अमीर ससुराल वाले रहते हैं। पर पारुल और उसके अमीर ससुराल वाले गरीब मायके वालों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बार बार नीचे पानी डालकर उनके रहने की जगह गीली करते थे। तो कभी पारुल रागिनी से अपने कमरे में बुलाकर कमरा साफ करवाती थी। दीदी, मैंने आपका कमरा साफ कर दिया है, थोड़ी देर के लिए हीटर के सामने बैठ सकती हूँ क्या? और मम्मी पापा को भी चाहिए था, उन्हें ठंड लगी थी। नहीं बहन, वो क्या है ना, अगर माँ जी ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। बहुत महंगा हीटर है ये, किसी और तरीके से एडजस्ट कर ले। ठीक है दीदी। रागिनी उदास होकर नीचे चली जाती है और अपने माता पिता की ठंड छुड़ाने के लिए वह आग जला लेती है, जिसका धुआं ऊपर चला जाता है। तो गायत्री उसे बहुत सुनाती है। अरे क्या है, आप लोगों को रहने की जगह क्या दे दी, अपना ही घर समझ बैठे हो। पता है लकड़ी जलाने से हमारे घर में ऊपर कितना धुआं भर गया है, खांसी आ रही है। अगर आपकी आग से मेरा घर काला हो गया तो फिर आपसे पूरे घर में रंग रोगन करवा लूंगी। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। तभी पाखी आंख मसलते हुए आती है और एक जग का पानी उनकी आग में डाल देती है। हाय हाय हाय, मेरी तो आंखें ही जल गईं। माफ कर दीजिए, वो हमारे पास हीटर नहीं है, ठंड लग रही थी इसलिए आग जलाई थी, अब नहीं जलाएंगे। फिर वो सब ऊपर चले जाते हैं। बेचारी मायके वाले ठंड में रहते हैं। अगले दिन सास सीढ़ियों से आ रही थी कि फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। तभी गरीब मायके वाले आते हैं। इनके तो बहुत खून निकल रहा है, अस्पताल ले जाना होगा। पारुल दीदी, पाखी दीदी, जल्दी आइए, माँ जी के चोट लग गई है। बेटा वो सुन नहीं रहे, हम ही चलते हैं। तभी सब गायत्री को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और ब्लड लॉस होने की वजह से रागिनी उसे अपना खून देती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। वहीं अभी भी गायत्री की बहू बेटी हेडफोन लगाए हीटर के सामने बैठे थे। कुछ देर बाद गायत्री होश में आती है। पारुल, पाखी, कहाँ हो? समधन जी वो दोनों नहीं हैं, उन्हें बहुत बुलाया था
पर आप ठीक हैं। रागिनी ने आपको खून जो दिया है। क्या? रागिनी बिटिया ने अपना खून दिया और आप सब मुझे यहाँ लेकर आए, जबकि यहाँ मेरे परिवार को होना चाहिए था। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके साथ ठंड में इतना बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं आंटी जी, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। कुछ देर बाद गरीब मायके वाले गायत्री को ले जाते हैं। घर जाकर गायत्री अपने परिवार वालों को बहुत सुनाती है। इसके बाद दोनों बहू बेटी माफी मांगते हैं। साथ ही हितेश मुनेश की नौकरी लगवा देता है, जिसके बाद मुनेश अपने परिवार का खर्चा उठाकर खुशी खुशी रहने लगता है।